हाँ, धोनी बिल्कुल सही। आप सभी लोग का स्वागत है आपकी पहली क्लास में। शिक्षा अभियोग्यता पर हम सभी को प्रोफेसर बनना है, मेरे जीवन में ना हो, बस आप कंसिस्टेंटली क्लास में आते रहो। ना सिर्फ योग्यता नहीं, अंतर। हेलो अमिता। हेलो ममता, वेलकम इन फर्स्ट क्लास। योग्यता में क्या अंतर है? योग्यता वो है जो मैकेनिकली बाहर चली जाती है, अभियोग्यता वो है जो इंटरनली आती है, आंतरिक होती है। योग्यता और अभियोग्यता में क्या अंतर है? योग्यता वो है जो मैकेनिकली बाहर चली जाती है, अभियोग्यता वो है जो इंटरनली आती है, आंतरिक होती है। अभियोग्यता हमारी अपनी होती है, जिसको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। योग्यता बाहरी होती है। ये अंतर। तो आज इस क्लास में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। ओरिएंटल एंड वेस्टर्न अप्रोच ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, थ्री पिलर्स ऑफ टीचिंग, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, जॉन डेवी, प्रैग्मेटिज्म, experimentalism, existentialism, yoga, nature and characteristics of the teaching, intellectualism, two types of teaching models, pedagogical approach, andragogical approach, three modes, memory, understanding, and reflexive, syllabus and curriculum, and differences between syllabus and curriculum, dynamism, dependent and independent variable in teaching, intervening variable, concept of autocracy, democracy, laissez-faire in teaching. फर्स्ट पेपर 1 मंथ में नहीं होगा, नो। डायग्नोस्टिक फंक्शन, इवेल्युएटिव फंक्शन, पर्सपेक्टिव फंक्शन, teaching instructions and learning, teaching as a profession, science and art, teaching objectives, Bloom's classification, Gann and Briggs classification, cognitive, affective, and psychomotor domain, affective domain, maxims of teaching, teaching principles, psychological principle, learning definition and characteristics, categorization of learners, adolescence of young, classification on the basis of learning style, listening style, thinking style, constructive approach, factor affecting the teaching, and teaching techniques. हिंदी में ही पढ़ाएंगे जी, लेकिन जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं वो इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? और ये पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षा का आधारभूत मॉडल है? अधिगम मॉडल, निर्देशात्मक प्रतिमान, दोनों, कोई नहीं। बीच बीच में क्वेश्चन भी रहेंगे जो आपको सॉल्व करना है। ये स्टोरी वगैरह सुनना डाउट क्लियरिंग सेशन में, अभी नहीं। अधिगम प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान प्रतिमान क्या है वो आगे हम देखेंगे। कॉग्निटिव मॉडल एंड इंस्ट्रक्टिव मॉडल। Yes, new topics are also included. अधिगम मीन्स लर्निंग। अधिगम मीन्स अपने अंदर ग्रहण करना। हाँ, दरियागंज से मैंने बहुत किताबें खरीदी। सबसे पहले हमको ये जानना है कि हिंदी में जो हम कहते हैं ना शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। ये तो सभी जानते हैं। शिक्षा शब्द से बना उसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अपने चरित्र का निर्माण करना। चरित्र निर्माण, ये शिक्षा का उद्देश्य सब इसमें दिया हुआ है, आप नोट भी कर सकते हैं। आप लोग को म्यूजिक सुनाई दे रहा है क्या? बाहर चल रहा है।
चरित्र निर्माण जब तक ना हो तब तक शिक्षा अधूरी है। शिक्षा से हम समायोजन सीखते हैं, जो भी जीवन की परिस्थिति हो उससे सामंजस्य बिठा सकते। भाई नोट भी कर सकते हो, पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है। समायोजन, समायोजन के द्वारा अपनी योग्यता का विकास और समाज, राष्ट्र या परिवार या अपने व्यक्तिगत जीवन में योगदान, ये सारी चीजें शिक्षण का उद्देश्य है। इनमें से एक भी चीज कम है तो आप शिक्षित नहीं। चरित्र निर्माण होगा, चरित्र निर्माण से आपका आचरण बदलना चाहिए। इसलिए भारत में जो लोग शिक्षित थे उन्हें कहा गया उपाध्याय, और जो लोग जिनका आचरण उनसे परिवर्तित हुआ है उन्हें कहा गया आचार्य। आचार्य शब्द का मतलब होता है जिनका आचरण शिक्षण से परिवर्तित हो गया है। तो शिक्षा के यहाँ पे दो अर्थ होते हैं। एक शिक्षा का व्यापक अर्थ है जो हमारे पूरे जीवन से संबंधित है, और एक शिक्षा का संकुचित अर्थ है जो सिर्फ डिग्री पाने और किताबें पढ़ने से संबंधित है। फोर्थ है योगदान। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? नौकरी पाना, और नौकरी पाने के लिए पढ़ना, पैसे कमाने के लिए पढ़ना। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? इससे हमारे जीवन का निर्माण होना चाहिए। अब एक व्यक्ति के जीवन के तीन पहलू हैं, तीनों पहलुओं का परिष्कार होना चाहिए, तभी हम शिक्षित हैं। आप सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर के भीतर आप हैं विचार, और विचार के भीतर आप हैं भाव, और भाव के भीतर आप हैं आत्मा। शिक्षण से शरीर का भी निर्माण होगा, विचार का भी निर्माण होगा, भावनाएं भी परिष्कृत होंगी, और आत्मा का भी ज्ञान। ये चारों चीजें शिक्षण अगर फुलफिल करता है तो वो शिक्षण है, अदरवाइज वो शिक्षण नहीं। शिक्षा का संकुचित अर्थ यह है कि शिक्षा हमें सिर्फ स्कूल्स में मिलती है या कॉलेजेस में मिलती है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि जीवन की हर एक छोटी मोटी घटनाएं हमको शिक्षित करती हैं। शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि शिक्षा के लिए करिकुलम होता है, सिलेबस होता है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है कि शिक्षा के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। यूनेस्को ने इसको डिफाइन करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी यहाँ बैठी हुई है, इसके बीचों बीच बैठे हुए हैं मिस्टर डेलोर। ये है डेलोर। डेलोर कमीशन ने सबसे पहले एजुकेशन को डिफाइन किया, और इन्होंने कहा है कि शिक्षा का मतलब क्या है ये बताया। 1996 में इनकी रिपोर्ट सामने आई, और इस रिपोर्ट का टाइटल था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अपने भीतर के खजाने को सीखना। अब इसमें इन चीजों को इन्होंने संकलित किया है कि शिक्षा से हमें मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारिता, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम। ये मूल्य हमें शिक्षा से विकसित करने होते हैं। अब इसमें कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? शिक्षण में वास्तविक रुचि, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास, विषय का ज्ञान, अच्छी अभिव्यक्ति। आधारभूत आवश्यकता क्या है?
हाँ, हमारी मर्जी। शिक्षण को कई तरह से डेफिनेशन भी दिया है, इस डेफिनेशन पे भी प्रश्न आते हैं। पहले डेफिनेशन के अनुसार ये लर्निंग प्रोसेस है और एक उद्देश्य है शिक्षा का, उद्देश्यपूर्ण है। शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिसको हमने आचरण कहा है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव, वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी शिक्षा समाज के लिए उपयोगी नहीं है तो आप शिक्षित नहीं, तो शिक्षा व्यर्थ। शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है, प्लान्ड सिलेबस है, प्लान्ड एक्टिविटी। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी शुभता से, सरलता से और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। जितने आसानी से आप अगर सिखा सकते हैं लर्नर को, तो उतनी ही आपकी शिक्षण विधि प्रभावी है। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य वेरिएबल्स को सुव्यवस्थित ढंग से संगठित करने की प्रक्रिया है। किसी भी पाठ्यक्रम को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से आपको सुग्राह्य बना दिया जाए, ये शिक्षण। समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें, ये शिक्षण का उद्देश्य। लर्नर कौन सत्य नहीं है, शिक्षण एक कला है। शिक्षकों को केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक सदैव पैदाइशी होते हैं, उपरोक्त सभी सत्य नहीं है। उपरोक्त सभी सत्य नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं। अब कुछ शिक्षण से संबंधित कॉन्सेप्ट हैं, उनकी बात करेंगे। थ्री पिलर्स ऑफ एजुकेशन। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों में बांटा जा सकता है। क्यों, कैसे और क्या। ये 3 प्रश्न के उत्तर शिक्षा हमें देता है। क्यों का मतलब ये है कि इस जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो क्यों है। इसका आंसर हमें मिलता है फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र। कैसे है, जो भी प्रक्रिया हो रही है कैसे हो रही है, इसका आंसर हमें देता है मनोविज्ञान। और क्या का उत्तर हमें मिलता है समाज शास्त्र के द्वारा या सामाजिक विज्ञान के द्वारा। तो ये तीनों शिक्षा के मूल आधार माने जाते हैं। दूसरी चीज, शिक्षा में एक इंटीग्रल पार्ट होता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद एक बहुत ही पुराना सिद्धांत है। शिक्षा में हमेशा एक ऐसी आदर्श स्थिति की परिकल्पना रहती है जो मनुष्यता को या व्यक्ति को पाना है। जैसे अरस्तु कहते हैं, ये अरस्तु है, कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि व्यक्ति में नैतिक और बौद्धिक सद्गुण को विकसित करना, श्रेष्ठतम मूल्यों से व्यक्ति को अलंकृत करना। तो शिक्षा में हर वो अच्छी चीज जो आप जानते हैं, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ शामिल है। संक्षेप में कहें तो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा ये है आदर्शवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य के गुण है और सत्य एक है। जीवन में जो हमें दिख रहा है नंगी आंखों से वो ट्रुथ नहीं है, या जीवन को जो हम समझ रहे हैं वो ट्रुथ नहीं है, वो हमें ऐसा आभास हो रहा है।
ऐसा दिख रहा है। जैसे सोशल मीडिया पे आप किसी की फोटो देखते हो, कोई मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे से बड़ी लाइट निकल रही है, बड़ा खुश है, इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर देखते हो, तो वो आभास है, वो व्यक्ति वहां नहीं है और ना वैसे गुण है उसके अंदर। आधार कार्ड पे किसकी फोटो अगर देख लो और इंस्टाग्राम पे फोटो देख लो, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क। व्यक्ति एक ही है, आधार कार्ड पे भी वही है और इंस्टाग्राम में भी वही है। आधार कार्ड में वो दीन दरिद्र लगता है, इंस्टाग्राम में वो प्रिंस ऑफ वेल्स लगता है। ये दोनों आभास है, इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से भारतीय मनीषा मानती है कि हमें जो जगत दिख रहा है वो जगत आभास। वो आभास क्यों दिख रहा है? क्योंकि जगत हमको मन के चश्मे से दिख रहा है। मन क्या है? मन वो यंत्र है, जैसे सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है और 7 किरणों में टूट जाता है, ये 7 रंग के प्रकाश होते हैं। ऐसे ही हमारा मन है, मन से सत्य गुजरता है और भ्रम में टूट जाता है, 7 भ्रमों में टूट जाता है। शंकराचार्य कहते हैं ना, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। इसी तरह से जब हमें सत्य का ज्ञान होता है, भारत में आत्मा के ज्ञान को ही सत्य का ज्ञान कहा गया है। आत्मज्ञान, जिसको आत्मज्ञान है उसको सत्य का भी ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान होते ही जो उसको प्रतीति होती है वो सुंदर, सत्य, शिव मतलब होता है शुभ, वेलबींग और सुंदर, ब्यूटी। ये तीनों गुण है। भारत में अंतिम शिक्षा का उद्देश्य ही माना गया, सत्यम शिवम सुंदरम। निम्नलिखित में से शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा होना चाहिए? शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्रों की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम का पूरा होना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिल रखना, रिलैक्स रखना, कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना। तो अभी हमने जिसकी बात की वो था नेचुरलिज्म, नहीं सॉरी, आइडियलिज्म। आइडियलिज्म का मतलब है कि एक आदर्श है शिक्षा का, उस आदर्श को हमको प्राप्त करना है और शिक्षा का उद्देश्य भी है उसी आदर्श को प्राप्त करना। दैट इज आइडियलिज्म। क्या समझ में नहीं आ रहा है? स्पेसिफाई करो तब तो बताएंगे। अनमोल जगत मिथ्या है, ये अनुभव है, ये दार्शनिक विषय नहीं है, इसके बारे में चर्चा नहीं की जाती, अनुभव किया जाता है। अनुभव वो करेगा जो स्वयं को जानता है। इट इज नॉट द डिबेटेबल क्वेश्चन, इट इज द रियलाइजेशन। जैसे किसी को इश्क हो जाए, कोई लड़का है उसको इश्क हो गया है, परिवार में चुपचाप रहता है, घर में रहता है, छतों पे अकेले घूमता रहता है, मोबाइल से चिपका रहता है। माँ बाप तो समझ में नहीं आता। माँ बाप ने पूछा बेटे क्या हो गया? कहता है मुझे स्वीटी से प्यार हो गया। और अब उस लड़के के लिए वही स्वीटी ही सब कुछ बनी है। रात में भी उसी के बारे में सोच रहा है, दिन में भी उसी के बारे में सोच रहा है, हर जगह वही दिखती है। बाजार में भी लड़कियां नहीं दिखाई देती, वही दिखाई देता है। वो माँ बाप को नहीं समझा सकता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। माँ बाप को समझ में नहीं आता कि ये किस चक्कर में पड़ गया, इसको तो अभी करियर बनाना है, इसका यूजीसी का एग्जाम है, ये प्रोफेसर बनना चाहता था, इसकी अच्छी वाली तैयारी चल रही थी, दुनियादारी भूल गया, क्या किस चक्कर में पड़ गया। तो उसको बिठा करके काउंसलिंग करते हैं कि बेटा करियर बनाओ, पहले किसी लायक बन जाओ, तब कल को कुछ कर पाओगे। कोई अपनी बेटी आपको नहीं देगा, ये सब बेकार की बात है। वो कहता है कि आपको मैं कैसे समझाऊं कि मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। दोनों का लेवल अलग है, दोनों का समझने का तल अलग है, दोनों के मेच्योरिटी लेवल में फर्क है। ऐसा नहीं है कि उनका बेटा झूठ बोल रहा है और ऐसा नहीं कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। माँ बाप जो कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा, वो जो कह रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। वो किस तल से बोल रहा है वो अलग है, वो किस तल से बोल रहा है वो अलग है, दोनों के तल में डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस लेवल पे है? ये डिफरेंस है एक्सपीरियंस के लेवल पे। तो जो चीजें एक्सपीरियंस के लेवल की हैं उनको वर्बली और आइडियोलॉजिकली नहीं समझा जा सकता, उनको सिर्फ अनुभव करना होता है। ऐसे सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, माया क्या है, ये वर्बली नहीं समझा जा सकता, इसको आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा गुरु अपने शिष्य को उस अनुभव में ले जा सकता है बस। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये नॉर्मल है क्या? फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, अभी सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है। क्वेश्चन के चक्कर में ना पढ़ो, पहले भी शिक्षा का उद्देश्य समझा रहा हूँ, अभी शिक्षा का उद्देश्य समझो। आइडियलिज्म क्या होता है सर जी? मेरे स्टक होता है। आइडियलिज्म का मतलब होता है कि शिक्षा का एक आदर्श होता है, वो आदर्श भारत में सत्यम शिवम सुंदरम को माना गया है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है। वेस्टर्न आइडियलिज्म कुछ और है, वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट,
सोशल डेवलपमेंट, सिंक्रोनाइजेशन, हार्मनी, वैल्यूज, ये वैल्यूज वो वैल्यूज, सबके एक आदर्श होते हैं। शिक्षा उन्हीं आदर्शों को ध्यान में रख करके डिजाइन की जाती है। समझ रहे हो? तो दिस इज द डिफरेंस। ये हर चीज को, जो चीज स्वाद की है, अनुभव की है, वो चीज आप विचारों के माध्यम से नहीं समझ सकते, क्योंकि तल का फर्क। शिक्षक का सबसे वांछित कौशल ये है कि मेरी बात का, मतलब शिक्षक की बात का छात्रों को समझ में आना। मेरी बात ही आपको नहीं समझ में आ रही है तो किस बात का मैं शिक्षक हूँ और किस बात का शिक्षार्थी। पाठ्यक्रम को पूरा तो कंप्यूटर भी कर लेगा। छात्रों को मानसिक रूप से रिलैक्स रखना, ये कपिल शर्मा भी कर लेते हैं, म्यूजिक भी कर लेता है। कक्षा की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करना, ये क्लर्क का काम है, शिक्षक का काम नहीं। शिक्षक का सबसे बेहतरीन गुण होता है कि वो अभिव्यक्ति की क्षमता है उसके अंदर। अब दूसरी चीज है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है? इसको हम कहते हैं प्रकृतिवाद। ये शिक्षण का दूसरा आदर्श। प्रकृतिवाद क्या है? इसमें माना जाता है कि हमारी जो टीचर है वो नेचर है, प्रकृति ही हमारी शिक्षक शिक्षिका है। किताबें पढ़ने से हम कुछ नहीं सीख पाते। तो बच्चों को प्रकृति में अगर खुला छोड़ दिया जाए तो प्रकृति बच्चों को बहुत कुछ चीजें सिखा देती है। ये जो धारणा है टीचिंग की, इसको कहते हैं नेचुरलिज्म। तो ये शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। टीचर का यहाँ पे क्या काम है? ऐसे सबको प्रकृति में छोड़ दिया जाए तो वो मोगली नहीं बन जाएंगे। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर? यहाँ रोल ऑफ टीचर है कि बस एक वातावरण तैयार रखें और स्टूडेंट्स को गलत होने से बस रोकें। सही करने के लिए प्रेरित ना करें, गलत होने के लिए रोकें। तो ये होता है लर्निंग बाय डूइंग। जितना बच्चा करेगा उतना सीखेगा, करके सीखना। तो इस आधार पे बहुत सारे तरीके डेवलप किए गए, जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड का नाम आपने सुना होगा, या प्लेवे स्कूल्स, किंडरगार्टन, ये सब नेचुरलिज्म के अंतर्गत आती है। इसमें टीचर सिर्फ ऑब्जर्वेशन करता है और स्टूडेंट्स को गाइड करता है और कुछ नहीं करता। तो इसमें इस फोटो में ये जो जनाब बैठे हैं, इनका नाम है डॉल्टन। ये बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? बैकग्राउंड नॉइस काफी आ रही है। तुम बीच बीच में क्या कहते रहते हो? इसको निषेधात्मक शिक्षा भी कहते हैं, निगेटिव एजुकेशन। तो नेचुरलिज्म समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट है जॉन डीवी का प्रैग्मेटिज्म। इसको कहते हैं प्रयोजनवाद। नेगेटिव एजुकेशन का मतलब है टीचर का रोल बस उसको रोकना है, ये मत करो, ये मत करो, ये नहीं बताना कि क्या करो, वो खुद सीखेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की भी थ्योरी है ये, सिर्फ उन्हीं की नहीं है, उनकी भी है। प्रयोजनवाद को कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। जॉन डीवी हैं ये इनके प्रतिपादक। ये भी कुछ कुछ नेचुरलिज्म से मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन और एक्सपेरिमेंट को महत्व दिया जाता है। इसका एक नाम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी है। समझ लो, याद क्या करना है? एक्सपेरिमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंट करना। बेसिकली ये थ्योरी निकली है अमेरिका से। ये सब समझने की बात है। जॉन डीवी का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा कोई रट्टाफिकेशन नहीं मानना है। एक्सपेरिमेंटलिज्म में क्या है कि इसमें पहले से कोई आदर्श नहीं होते, पहले से कोई आइडियलिज्म नहीं है,
और इसमें अनुभव को माना जाता है सत्य की कसौटी। जितना मात्रा में आप अनुभवी होंगे उतनी ही मात्रा में आप सच्चाई के करीब होंगे। तो इसी के आधार पे एक्टिविटी स्कूल सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ, जो करके सिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिक्षण का स्तर और मुख्य प्रस्तावक, स्मृति स्तर, ग्रहण शक्ति स्तर, विचारशील स्तर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे भी। यहाँ प्रयोगवाद भी कहते हैं। हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट। बता तो रहा हूँ, उनकी फोटो भी दिखा दे रहा हूँ। बताया नहीं, कौन सा नहीं बताया। इस विचारधारा के जनक कौन है प्रैग्मेटिज्म की? ये किसकी फोटो है? जॉन डीवी। पीछे जो बताया यहाँ लिखा हुआ है, किसकी फोटो है? डॉल्टन। ये किसकी फोटो है? सब मैं बता रहा हूँ। यह है कीर्कगार्ड। कीर्कगार्ड। ये बहुत बड़े फिलोसफर हैं वेस्ट के। इन्होंने जो जिस शिक्षण विधि की आधारशिला रखी उसे कहते हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद को कहते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्व किसे कहते हैं? अस्तित्व का मतलब होता है जो है। कीरगार्ड का कहना है कि मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं। मैं सोचता हूं इसलिए ही मेरा अस्तित्व है। अच्छा, आपको सोच, आपके दिमाग से विचार हटा दिया जाए, थॉट प्रोसेस आपकी साइलेंट हो जाए, ब्लैंक हो जाए, तो आपको फीलिंग होगा कि आप हो। कीरकेगार्ड मानते थे कि मेरे थॉट्स हैं इसलिए मैं, थॉट गए तो मैं गया। लेकिन वही एक दृष्टिकोण है भारत में। योग, पतंजलि ने योग सूत्र किताब लिखी है, उसकी पहली विचार गायब हो जाते हैं, तब योग घटित होता है, तभी आप अपने स्वरूप पर पहुंचते हो। ये ठीक उल्टा है। रेने देकार्त और कीरकेगार्ड में ज्यादा अंतर नहीं। एक्सिस्टेंशियलिज्म इसकी बात करता है कि विचार का अस्तित्व है इसलिए मेरा अस्तित्व है। तो ये इसको इंडिविजुअलिज्म भी कहते हैं। व्यक्तिवाद। एक्सिस्टेंशियलिज्म कहता है स्वयं को जानो। अस्तित्ववाद की
अस्तित्ववाद का बॉटम लाइन क्या है? जो कुछ भी ज्ञान है वो आपके भीतर है। मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावाद, ये सब बीज रूप में आपके अंदर छिपा हुआ है। आपको बस इसको मैनिफेस्ट करना है, इसको एक्सप्लोर करना है। तो ये अस्तित्ववाद समझ में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतनशील स्तर। इसको भी हम आगे बात करेंगे, पहले ही हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं ताकि ये प्रश्न आपके दिमाग में रहे। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग। टीचिंग की प्रकृति क्या है और उसके लक्षण क्या है? इनसे दो प्रश्न जरूर आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक यानी आपके मस्तिष्क से संचालित होती है। दो इसके मॉडल्स हैं, एक टीचर ओरिएंटेड और एक स्टूडेंट ओरिएंटेड। टीचर ओरिएंटेड में सारी प्लानिंग टीचर को दिमाग में रख के की जाती है। स्टूडेंट्स ओरिएंटेड में सारी प्लानिंग शिक्षण के कई लेवल्स होते हैं और कैरिकुलम और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टीचिंग होता है। ये डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील। लर्निंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते। यह एक प्रोफेशन है और एक टाइम टेकन प्रोसेस है टीचिंग। यह साइंस भी है और आर्ट भी है। अब इसका मतलब क्या है ये आगे बताया जाएगा। शिक्षण एक बौद्धिक गतिविधि है, इसका मतलब क्या है? आज से आपका हिस्ट्री का भी नया कोर्स शुरू होने जा रहा है ना, पता है ना, 9 बजे से। हमारे व्यक्तित्व के कई परतें हैं। सबसे ऊपर वाली परत है शरीर। उसके नीचे की परत को हम कहते हैं विचार। उससे जो गहरी परत है वो है भाव। उससे जो गहरी परत है वहां पे कुछ भी वर्ल्डली अफेयर नहीं है, वो है शून्यता। हाँ, 9 बजे वाली क्लास। जो शरीर है, यहाँ पे शिक्षण की हम जो बात कर रहे हैं वो संकुचित अर्थों में कर रहे हैं। जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो शरीर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताती। आज की पूरी शिक्षा प्रणाली विचार केंद्रित है, विचार प्रशिक्षण केंद्रित है। हमारे विचार को ही उद्वेलित करती है, उसके भीतर नहीं जाती। विचार के भीतर भावना भी है, भाव या कह दो हृदय। लेकिन होता उल्टा है, अगर हम हृदय के आधार पर निर्णय लेने लगे तो हम परास्त हो जाएंगे, जीवन में हम फेल हो जाएंगे। हम इतिहास में पढ़ते भी हैं कि पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक भूल क्या थी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को क्षमा कर दिया। उसने हृदय के आधार पर निर्णय लिया होगा, विचार के आधार पर निर्णय नहीं लिया होगा। ये सभी ने पढ़ा होगा। इसके भी अंदर है आत्मा। आत्मा के आधार पर निर्णय लेने वालों को सूली लगती है। जीसस क्राइस्ट को सूली लगती है, गांधी को गोली मारी जाती है,
सुकरात को जहर पिलाया जाता है, बुद्ध को मारने की कोशिश की जाती है। जो जितना विचार में निपुण है वो उतना ही आज के जीवन में सफल है। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकली सोचो, बी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। जो बहुत शरीर को ध्यान दे रहा है, दिन रात बॉडी ही बना रहा है, जिम जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पहलवान बन रहा है, रेसलर बन रहा है। जो स्कूलों में आप 5 से 8 घंटे का समय बिताते हैं, स्कूल कॉलेजेस, उसमें सबसे ज्यादा प्रशिक्षण आपके विचार का ही हो रहा है, और आपको तार्किकता सिखाई जाती है, तर्क, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। कहीं ना कहीं ये शिक्षण व्यवस्था एकांगी है, एकांगी है। इसमें आत्मा का कोई रोल ही नहीं है, हृदय का कोई रोल ही नहीं है, शरीर का कोई रोल ही नहीं, खास रोल नहीं। आपकी जो 3 घंटे की परीक्षा ली जाती है ना, यूजीसी नेट की जो 3 घंटे की परीक्षा होगी, वो आपके सिर्फ विचार की परीक्षा है, आपकी आत्मा, हृदय और शरीर की परीक्षा नहीं है वो। आपको कितना याद है, कितना ध्यान में है, कितना आपका रीजनिंग चलता है, कितनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ उसकी परीक्षा है। और हर परीक्षा जो भी टेस्टिंग एजेंसीज लेती हैं वो सिर्फ विचार की परीक्षा है। इसीलिए कहा जाता है, इसमें कहा जा रहा है कि बौद्धिक गतिविधि है, ये बुद्धि से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका ही मतलब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। पाठ्यक्रम के विकास से लेकर के टीचिंग, इवेल्युएशन, ये सब दिमाग के लिए ही हो रहा है। इसीलिए जीवन में इतना असंतुलन भी है, हमारे जीवन में बहुत असंतुलन है। रिश्तों का महत्व नहीं है अभी, हार्दिकता कम है, समाज के मूल्य गिरते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, समाज स्खलित हो रहा है, पतित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिर्फ नौकरी पाने की ही शिक्षा है। सक्सेसफुल वो है जो एक बेहतर इंसान है, वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल वो है जिसकी सैलरी ज्यादा है, जिसके पास बड़ा घर है, बड़ी नौकरी है, बड़ी गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, असिस्टेंट है, पीए है, या जिसके इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे ब्लू टिक है। अब तो एक नया मानदंड आ गया, ब्लू टिक। जिसका ब्लू टिक है वो वीआईपी, उसके जलवे। अब सभी लोग ब्लू टिक के पीछे पड़े हुए, ब्लू टिक होता ही नहीं जल्दी, भेड़ चाल है। किताबों में हम पढ़ते कुछ और हैं कि हमें अभी पीछे मैंने परिभाषा किसकी बताई, क्या क्या बातें उसमें लिखी हैं अच्छी अच्छी। मानवीय मूल्यों का विकास, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सेल्फ रियलाइजेशन, हार्मनी। मतलब कोई भी अच्छी बात है जो छुटी नहीं है। लेकिन क्या स्कूलों कॉलेजेस में ये हो रहा है? टॉपर्स की सबको जरूरत है, डिग्री होल्डर्स की 99 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 90+ इसकी जरूरत है। लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं, जो है वो यही है। इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का मतलब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ये बौद्धिक गतिविधि क्या है। अगर ये हार्दिक गतिविधि होती तो ऐसे व्यक्ति को इमोशनल फूल कहा जाता है। अगर शारीरिक गतिविधि होती तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि ये पहलवान जी, दिमाग का मोटा है। हाँ, विचारवान हो, हर चीज में कैलकुलेशन लगाते हो, हर चीज में बिना कैलकुलेटिव स्टेप लेते हो जीवन में, तो फिर ये सही है। कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चरण है? शिक्षक, शिक्षार्थी, संस्थान और माता पिता। बहुत आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस। एक बार कहते हो कि बहुत सही है, बिल्कुल क्लियर है, फिर कहते हो बहुत आवाज आ रही है, समझ में नहीं आता क्लियर क्या है फिर। पुरानी वाली सेटिंग मैं भी कर दूंगा।
चूंकि शिक्षण बौद्धिक है, तो टीचर का यह दायित्व है कि कक्षा के वातावरण को प्रेरक बनाए, मोटिवेशनल। कक्षा के वातावरण को मोटिवेशनल बनाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज होगा, क्योंकि ये बौद्धिक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक से ये अभी आगे बताएंगे क्या है, बौद्धिक विकास होता है। ये शिक्षण व्यवस्था ऐसा मानती है कि विचार बदलेगा तो विचार से हमारा व्यवहार बदलेगा। व्यवहार का मतलब है सभ्य नागरिक बनाना। अगर नागरिक सभ्य है तो व्यवहार अच्छी दिशा में बदला है और इनका भविष्य सफल होगा। भौतिक विकास के भी कई चरण होते हैं। भौतिक विकास का मतलब कई होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, आगे ही आगे बढ़ते जाना। दूसरा होता है नए विचारों का विकास, न्यू थॉट्स। तीसरा होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब होता है संज्ञानात्मक योग्यता का विकास। चौथा है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास। ये सब बौद्धिक विकास के परिणाम। इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक टीचिंग मेथड्स क्या क्या है। टीचिंग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दो मॉडल्स हैं, दो टीचिंग मॉडल्स हैं। तो अभिषेक थैंक यू, यानी मेरा शिक्षण सही काम कर रहा है। इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है टीचर्स ओरिएंटेड, और दूसरा है लर्नर्स ओरिएंटेड। टीचर ओरिएंटेड में केंद्र में शिक्षक है, लर्नर ओरिएंटेड में केंद्र में शिक्षार्थी। केंद्र में शिक्षक और शिक्षार्थी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो डिसिसिव फैक्टर है, टीचर ओरिएंटेड में टीचर डिसिसिव फैक्टर है और लर्नर ओरिएंटेड में लर्नर डिसिसिव फैक्टर है। अब ये डिसिसिव फैक्टर डिसाइड होते हैं पेडागोजिकल अप्रोचेस। पेडागोजिकल अप्रोचेस, पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण कला। इन दोनों में पेडागोजिकल अप्रोचेस का है डिफरेंस। टीचिंग ओरिएंटेड में, हाँ मेथड्स की तो बात कर रहा हूँ, टीचिंग मॉडल। टीचर्स ओरिएंटेड में क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये डिसाइड करेगा टीचर। साथ साथ छात्रों ने क्या सीखा, ये मूल्यांकन भी करेगा टीचर। इसे कहते हैं पेडागोजिकल अप्रोच। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण का विज्ञान, पेडागोगी। इसका उल्टा होता है एंड्रागोगी, एंड्रागोजिकल। इसमें लर्नर ओरिएंटेड टीचिंग होती है, यानी क्या सीखना है, कैसे सीखना है और मूल्यांकन, ये सब लर्नर के हाथ में। शिक्षक का कार्य यहाँ पे एक्टिव नहीं होता है, पैसिव होता है। दोनों में डिफरेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की प्रकृति को दर्शाता है? यह एक कला है, विज्ञान है, दोनों है, कोई नहीं।
शिक्षण एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला और विज्ञान में क्या अंतर है? विज्ञान तकनीकी प्रधान होता है और कला भावना प्रधान होता है। कला आंतरिक होती है, विज्ञान बाह्य होता है। कला भावना के स्तर पे काम करती है, विज्ञान मस्तिष्क और अधिगम के स्तर पे काम करता है। कला का एक बड़ा सा हिस्सा प्रकृति प्रदत्त होता है और विज्ञान का एक बड़ा सा हिस्सा मस्तिष्क प्रदत्त होता है, मस्तिष्क प्रधान होता है। तो ये हृदय से भी जुड़ा हुआ है टीचिंग और मस्तिष्क से भी जुड़ा हुआ है टीचिंग, इसलिए इसे कहते हैं कि कला और विज्ञान दोनों है शिक्षण। क्या हुआ? ये नेटवर्क इशू है, मैं दो दिख रहा हूँ। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, 3 स्तर हैं इसके शिक्षण के: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। ये क्या है, इनको अलग अलग समझना जरूरी है। स्मृति स्तर के प्रणेता है हर्बर्ट। यह शिक्षण प्रक्रिया की स्टार्टिंग, प्रारंभिक चरण। इसमें आपको फैक्ट को सिर्फ याद कर लेना है और उसका अभ्यास करना है। इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स माना जाता है। ओके फूलचंद जी, थैंक यू सो मच। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि स्मृति के स्तर पर एक माहौल काम करता है। उदाहरण के लिए ये मान लीजिए आपका है ब्रेन। इस ब्रेन में स्मृति छोटे 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 पैकेट्स में संग्रहित होता है। एक जटिल संरचना है। इतिहास में जैसे आप पढ़ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के डेट्स वेट सभी आप याद कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में अलाउद्दीन के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मान लीजिए इस प्रकोष्ठ में संग्रहित है। आप नींद में भी रहो, मैं आपको जगा के पूछूं कि अलाउद्दीन के बाद क्या आएगा, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? खिलजी। कैसे आएगा? अब नींद में वो आपने विचार नहीं किया, अचानक से निकल गया। हम लोग चिड़िया उड़ तोता उड़ गेम खेले, चिड़िया उड़ तोता उड़, कभी कभी गधा उड़ कर देते हैं। याददाश्त के कारण उस चीज को इसने फॉलो किया, इसे कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये मैं समझा रहा था कि उद्दीपन प्रतिक्रिया क्या होती है। छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता अभी ABCD EFGH, इसीलिए इसको स्टार्टिंग कहा गया है। तो छोटे बच्चों को क्या हम पढ़ाते हैं? क से कबूतर, तो चिल्लाते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गधा, घ से घड़ी, अंगा मतलब कुछ नहीं। ना उसको कुछ नहीं का पता है, ना कबूतर का पता। उसने कबूतर शायद देखा भी ना हो, खरगोश देखा भी। छोटे बच्चों खरगोश कहाँ देखे? खरगोश हम आज तक नहीं देखे, चिड़ियाघर में देखे होंगे, लेकिन वो बचपन में पहाड़ा पढ़ाते हैं। 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। अब इस दुनिया में न 4 है, न 6 है, न 8 है। कहीं 4 नाम का प्राणी आपसे मिला है? 6 नाम का प्राणी आपका मिला है? छोटे बच्चे को ये भी नहीं पता है कि 6 को ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। वो थोड़ा बड़ा होगा तब उसको पता होगा कि मैथमेटिक्स नाम का एक वर्चुअल वर्ल्ड इस दुनिया में है।
लेकिन पहाड़ा रिलीजियसली वो याद कर लेता है। मैंने 1000 तक का याद कर लिया था पहाड़ा 2 वाला। तो 2 के 2 2 दूनी 4 ऐसे में नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 24 28 30 32 34 36 38 40 42 44 48 49 50 54 55 58 60 62 64 67 72 ऐसे करके मैं 1000 तक कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक ना मुझे कोई 72 मिला, ना कभी कोई तक कोई 74 मिला। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बिल्कुल मुझे उसी तरह से याद है जिस तरह से मुझे ये याद है कि मेरा घर कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी जॉब कहाँ है, मेरा कार कहाँ है, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ, इसी प्रकार से याद है। कैसे याद है? इसे कहते हैं रोट। रोट का मतलब ये है कि बस वो याद है, रट लिया गया। और इसे कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ये चीज छोटे बच्चों के लिए स्टार्टिंग एजुकेशन में बहुत ही जरूरी है। अगर हम रोट नहीं करेंगे तो छोटे बच्चे को सीख ही नहीं पाएंगे। कुछ चीजें हमें उनके संस्कार में डाल देनी होती है ताकि जिंदगी भर वो काम आए। मैं छोटा था, मेरे घर में राइस मिल था। तो राइस मिल राइस मिल राइस मिल राइस मिल, सुबह से शाम तक हम लोग 200 बार पढ़ते थे, सुनते थे राइस मिल राइस मिल राइस मिल। थोड़े बड़े हो गए, ज्यादा बड़े नहीं हुए, 6वीं 7वीं क्लास में पहुंचे तो एक हमारे पुराने टीचर मिल गए कहीं। उन्होंने, तो मेरे पापा की आदत थी, कहते थे जरा मेरे बच्चे से कुछ पूछिए। तीसरी चौथी क्लास में तो टीचर ने मुझसे पूछा राइस मतलब, मैंने बोला मिल। तो सभी लोग हंसने लगे। अच्छा, मुझे राइस का मतलब पता था, राइस मतलब चावल, लेकिन मेरे मुंह से अनायास निकला राइस मतलब मिल। क्योंकि वो राइस मिल राइस मिल राइस मिल, राइस मिल में राइस खत्म हो गया, राइस मिल में पट्टा टूट गया, राइस मिल में ये हो गया, राइस मिल में तेल खत्म हो गया, वो राइस मिल में वो फूक गया, राइस मिल में ट्रांसफर। सुबह से शाम तक मेरे घर में राइस मिल ही चलती रहती थी। राइस मिल का मैकेनिक नहीं है, आज राइस मिल में वो नया मशीन लगा है, मेरी मम्मी भी राइस मिल, मेरे भैया भी राइस मिल। मेरे दिमाग में पैटर्न बन गया था राइस मतलब मिल। और मैंने कई जगह एग्जाम में भी गलत करके आया अनकॉन्सियसली, राइस राइस का मैं मिल लिख के चलाता था, जबकि मैं जानता था कि राइस का मतलब चावल है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स बहुत ही फायदा करता है। एट द लेवल ऑफ योर रीजनिंग इज नॉट दैट मच डेवलप्ड। हर्बर्ट ने कहा कि आप बच्चों को शुरुआत में स्टिमुलस रिस्पॉन्स दो, उद्दीपन प्रक्रिया दो। इससे क्या होगा, सीख रैपिड लर्निंग हो जाएगी। रिटेंशन की क्षमता बढ़ेगी मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क एक ऐसी चीज है दिमाग में, जैसे रबड़ रबड़ बैंड नहीं होता। हाँ, रबर बैंड को जितना खींचो ना उतना ही बढ़ता चला जाता है, एक लेवल के बाद टूट जाता है। तो रबर बैंड टूटता है। मस्तिष्क एक ऐसा रबर बैंड है जो टूटता नहीं है जितना भी खींचो। मस्तिष्क तब खराब हो जाएगा जब इसका अभ्यास खत्म कर दोगे। मस्तिष्क का यूज ही है रिटेंशन। हमारे दिमाग में जो स्मृतियों के प्रकोष्ठ हैं वो खाली नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जो स्मृतियों के प्रकोष्ठ हैं अगर वो खाली हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर, वो शैतान को आमंत्रित करते हैं। तो ये चीजें रटाने का मतलब ही है कि आपके अनकॉन्शियस लेवल पे वो चीजें चली गई। सबकॉन्शियस, अब कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या होता है? एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए सिगमंड फ्राइड, उन्होंने मनोविज्ञान की खोज की है। उनका ये कहना है कि जैसे आइसबर्ग होता है ना, पानी में डूबा हुआ बर्फ देखा होगा। बर्फ को कभी भी पानी में डुबाओगे तो उसका 90% पानी के नीचे होता है और 8 to 10% ही पानी के ऊपर होता है। इसी तरह से कहते हैं कि हमारा मन जो है, जो 10% है, यही हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। बाकी 90% हमारा अवचेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो मन है जिससे हम व्यवहारिकता निभाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीवन जीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बात करते हैं। अवचेतन मन वो है जिससे हम सपना देखता है, जो हमको नींद में हमारे सामने आता है। क्या मरने के बाद अवचेतन मन काम करता है? जो हमारे अंदर ऑटोमेटा है, ऑटोमेटिक सिस्टम, वो सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम अवचेतन मन में। जैसे कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, एक होता है रीड ओनली मेमोरी और एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम। रीड ओनली मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के ऑटोमेटिक प्रोग्राम संग्रहित होते हैं, उसको हम छेड़छाड़ नहीं सकते, छेड़ेंगे तो कंप्यूटर खराब जाएगा। हाँ, वो भी अवचेतन है। तो चेतन मन है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, अवचेतन मन है रीड ओनली मेमोरी। ये भगवान ने अंदर हमारी प्रोग्रामिंग फिक्स की है और इसमें हम डिफरेंस नहीं ला सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी अवचेतन मन से हमारा व्यक्तित्व बनता है। अवचेतन मन होता है गुल्लक की तरह। गुल्लक जानते हो ना? किसने किसने गुल्लक देखा है? गुल्लक एक ऐसी चीज है जिसमें आप पैसे डाल तो सकते हो, लेकिन जब तक फोड़ोगे नहीं निकलेगा नहीं। अवचेतन मन में आप चीजें डाल तो सकते हो, निकाल नहीं सकते।
तो जो रोट मेमोरी होती है वो अवचेतन मन में गुल्लक में पैसे डालने की तरह अवचेतन मन में इंफॉर्मेशन डालने की तरह है। अवचेतन मन में एक बार जो भी इंफॉर्मेशन पड़ जाए वो फिर हमारी आदत बन जाती है। उसी तरह से जैसे राइस मतलब मिल्क, हमारी आदत का पार्ट बन जाती है। इसलिए हर्बर्ट ने कहा कि जो चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, इसको आदत बना लो। ये मेमोरी लेवल, और इसका एजुकेशन में बहुत बड़ा योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम शिक्षण के 3 स्तरों को दर्शाता है? नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के जनक है मॉरिसन। इसमें तथ्यों को याद नहीं करना है, तथ्यों को समझना है, चीजों को समझना है। जैसे मैंने आपको रॉट, अच्छा अभी तक आपको पता होता था याद करना है, लेकिन आज मैंने आपको समझाया कि याद क्यों करना है और टीचिंग में ये कैसे लाभदायक है। ये दोनों में फर्क है कि नहीं? याद करना है और उसके पीछे रीजन क्या, रीजनिंग क्या, कारण क्या है, याद क्यों करना है। तो मॉरिसन ने जो मॉडल दिया है उसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझना, अवबोध स्तर, चीजों को समझना भी है। इससे हमारा बौद्धिक विकास होता है। हमारे मन का एक स्वभाव है, जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, पानी का स्वभाव होता है गीला करना, आग का स्वभाव होता है जलाना, हवा का स्वभाव होता है सुखाना। मन का स्वभाव है, मन जब तक कन्विंस नहीं होता तब तक उसको ग्रहण नहीं करता। मन जब तक कन्विंस नहीं होता तब तक अपनी ग्रहणशीलता वाला दरवाजा खोलता नहीं। हाँ बिल्कुल, वो समझ ग्रहण सब एक ही है। तो इसलिए लर्निंग में मॉरिसन का अंडरस्टैंडिंग लेवल सहायक। जैसे आपको सब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, उसमें लिखा जाता है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वहां आपकी स्मृति की परीक्षा नहीं हो रही है, वहां आपकी समझ की परीक्षा हो रही है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है। और अभी एमसीक्यूज में भी जो एबी एबीसीडी ये सब आते हैं ना, 4 ऑप्शन मिला करके, वहां भी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की परीक्षा हो रही है, रोट मेमोरी की परीक्षा नहीं हो रही है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आ गया। अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी, इन दोनों को मिलाने के बाद एक तीसरा लेवल आता है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव। ये उच्चतम स्तर है। रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब ये होता है कि आपको एक समस्या दे दी जाएगी और अपनी स्मृति और अपने समझ के आधार पे, अपने बुद्धि विवेक के आधार पे उसको सॉल्व कीजिए। तो ये रिफ्लेक्टिव मेथड होता है प्रॉब्लम सेंट्रिक। हाँ, रिसर्च भी उसमें एक है। ये मुक्त वातावरण में होता है, ओपन है, इंडिपेंडेंट है, विचार शक्ति को विकसित करता है, आपकी कल्पना शक्ति को विकसित करता है। तो जिंदगी में जो हमको एजुकेशन काम आती है वो है रिफ्लेक्टिव। रात में टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, छोटा बच्चा है, उसको अचानक उल्टी आने लगी, बाहर बारिश हो रही है, बिजली अचानक चली गई, अब एक समस्या आपके जीवन में आ गई। छोटा बच्चा है, रात में 10 बजे, कौन सा डॉक्टर मिलेगा, कैसे इसको क्या करें। वहां पे आपकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों मिलकर के रिफ्लेक्टिव लेवल पे जाएंगे और आप उस समस्या का तुरंत समाधान निकालोगे। जीवन में इस तरह की होने वाली समस्याओं का समाधान ऐसे मेरे साथ होता है। कभी कभी तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती, हम करें तो क्या करें। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान। मेमोरी लेवल पे हम रिमेंबर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीजों को समझते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल पे इन चीजों को अप्लाई करते हैं। फिर टीचर इनको एनालाइज करता है, इवेल्युएशन करता है, और ये कुल मिला जुला के ये हमारी क्रिएटिविटी होती है। ये इसमें बताया गया है। रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंड, अप्लाइंग, एनालाइज, इवेल्युएशन एंड क्रिएशन। तो आपका समय पूरा हुआ, आज का सत्र विराम देते हैं। आधा ही प्रक्रिया पूरी हो पाई है। टीचिंग एप्टीट्यूड 5 दिन की क्लास है, 5 दिन पूरे चलेंगे। तो अल्टरनेट डेज क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, इसको ध्यान रखना। बीच बीच में हिस्ट्री के रिवीजन कोर्स भी आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी समझ में आया होगा, और क्लास की रेटिंग जरूर कर देंगे। फाइनल लीडर बोर्ड में दिखा देता हूँ आपको। अभिमन्यु फर्स्ट, सुखदीप सेकंड, सानवी थर्ड, रुखसार जूही, संदीप, वर्षा, शिव, पूजा और सृष्टि। तो इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। मिलते हैं 9 बजे वाली नए कोर्स में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री शुरू होने जा रही है 9 बजे वाली से। तब तक के लिए सभी को बाय।